नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 पर। आज की क्लास में हम मिडिवल हिस्ट्री के कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ उनका फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देखेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अच्छा लगा या ख़राब लगा, कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो बताएं, ताकि हमको इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के बारे में। पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो भारत पे हम पढ़ रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। तो मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत पर इन्वेजन्स, मुस्लिम इन्वेडर्स जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसके बारे में देखें तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब था। अरब से आए थे वो। ठीक है, इस बात की जो हमें इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जिस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, इस बात की जानकारी हमको चचनामा एक पुस्तक है जिसके द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है। तो ये कौन थे आए थे? जो अरब से आए थे। अरब से आए थे। और कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक कर दिया था। सिंध पर अटैक कर दिया था 712 ईस्वी में। तो सिंध पर वहाँ पर शासन किसका था? वहाँ पर शासन था राजा दाहिर का था। राजा दाहिर का था। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध को कहा जाता है रावर का युद्ध। उसको क्या कहा जाता है? रावर का युद्ध। उस युद्ध को कहा जाता है रावर का युद्ध। ये होता है 712 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद बिन कासिम है जो जीत जाता है। ये जीत जाता है और राजा दाहिर को पराजित कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, इनका जो उद्देश्य होता था ना, भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य होता था, उद्देश्य क्या होता था? इनका उद्देश्य होता था धन को लूटना, धन लूटना और इस्लाम का प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये इनके दो मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे भारत पर आक्रमण करने के। अब यहाँ पे सिंध क्षेत्र में जब इन्होंने आक्रमण किया तो सिंध क्षेत्र में इन्होंने, इनका मतलब वैसे कोई परमानेंट यहाँ पर राज्य करने का कोई उद्देश्य नहीं होता था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो वहाँ पे जितना शासन किया उसमें इन्होंने क्या किया कि खजूर की खेती, अरबों ने खजूर की खेती शुरू करी। खजूर की खेती, खजूर की खेती, खजूर की खेती और ऊँट पालना, ऊँट पालना शुरू किया। ऊँट पालन, जजिया कर लगाया इन्होंने। इसके बाद में आता है दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी। दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सेकंड दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो था महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी था। इसने 1000 से लेकर के 1027 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के बारे में देखें तो ये सुबुक सुबक्कीन सुबक्कीन का पुत्र था। सुबक्कीन कौन था? वहाँ पर उस समय जो गजनवी शासन चल रहा था उसका राजा, वहाँ गजनवी शासन का सुल्तान था यहाँ पे। तो गजनवी वंश है, उसका संस्थापक कौन था? गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? ये गजनवी वंश का संस्थापक ये थे अलप्तगीन। गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करी थी किसने? अलप्तगीन ने। ठीक है, तो महमूद गजनवी क्या था? सुबक्तगीन था। उसकी मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा था 998 में। महमूद गजनवी सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 में एक गद्दी पर बैठा था। किसकी पे गद्दी पर बैठा? गजनी ठीक है। 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता कौन? महमूद गजनवी। उसकी पिता की मृत्यु के बाद में उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है 998 ईस्वी में, और वो उसके बाद में गजनी के सिंहासन पर बैठता है। और उसके बाद में भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है, महमूद गजनवी 1001 में कहीं पे 1000 भी लिखा हुआ था कि इसने हिंदुशाही शासकों के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष का दौर प्रारंभ किया, जिसमें 1001 ईस्वी में इसने जयपाल जयपाल को जयपाल को हरा दिया। जयपाल को हराया और इसको क्या किया? बंदी बना लिया। जब इसको बंदी बना लिया तो और इसके बाद तो इसको छोड़ दिया। पहले इसको बंदी बना लिया, फिर बाद में इसको छोड़ दिया। तो जयपाल अपनी हार से, पराजय से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया, और इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने अपने आप को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। ठीक है, फिर एक पेशावर के निकट एक जगह है वहिंद, वहाँ पे हिंदू शाही राजधानी होती है। वहाँ महमूद और आनंद पाल के बीच में संघर्ष चलता है। कहाँ पे? वहिंद का युद्ध बोलते हैं जिसको, वहिंद का युद्ध ना, ये संघर्ष भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है ना कि एक संघर्ष चला था किसमें? हिंदू शाही राजाओं के बीच में और महमूद गजनवी के बीच में। महमूद गजनवी कब से कब तक? 1008 से 1009। ठीक है, इसका इसने 1018 ईस्वी में जो आक्रमण किया वो कन्नौज पर आक्रमण किया। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। 1025 में जो 16वां आक्रमण था इसका, 16वां अटैक था, वो किया इसने कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। ठीक है, 1025 ईस्वी में यहाँ से बहुत सारा धन माल लूट के लेके जा रहा था, तो बीच में इसका सामना होता है जाटों से, और जो उसका कोई सामान लूट लेते हैं तो फिर ये वापस आता है। ठीक है, उन
को सबक सिखाने, या ऐसे कहें कि उनके विद्रोह को दबाने, खोखरों का विद्रोह के नाम से एक युद्ध होता है। फिर इसका आखिरी युद्ध होता है 1027 ईस्वी में, इसका आखिरी युद्ध होता है। इसके साथ एक, अब देखते हैं इसके साथ, देखो एक, इसके साथ एक लेखक आया था, नाम था उसका अलबरूनी। अलबरूनी ये अपने साथ एक लेखक लेके आया था, जो इसका विवरण लिखने के लिए लेके आया था कि वहाँ पे जो भी चीज़ें, देखिए अब कोई संरक्षण प्राप्त अगर लेखक है कवि है, तो वो क्या करेगा, वो राजा का गुणगान करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने अपने किताब में जो लिखा, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद, जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय के शासन प्रशासन, राज्य, उनके बारे में और उस समय के भारत के बारे में। ये किताब का नाम है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है। इसमें ये अरबी भाषा में लिखी हुई है, अरबी भाषा में लिखी हुई है, और इसके साथ ही इसमें टोटल 80 अध्याय है। कितने? 80 अध्याय है। महमूद गजनवी के बाद में आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी आते हैं इसके बाद में। अलबरूनी के अलावा एक और लेखक थे, राइटर थे, उनका नाम है, जो उनके साथ थे, फिरदौसी। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फिरदौसी ने पुस्तक लिखी थी शाहनामा, ठीक है। तो महमूद गजनवी का आखिरी युद्ध होता है 17वां युद्ध, 17वां युद्ध होता है 1027 में, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1030 में, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगला इन्वर्टर भारत पे आता है, अटैक करने के लिए आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, महमूद गौरी है, ठीक है। ये भारत पर आक्रमण, इसके अटैक्स चलते हैं 1175 से शुरू करता है, 1206 में तो क्या है, ये मर जाता है, ठीक है। पर इसका शासन चलता है 1206 तक। मोहम्मद गौरी क्या करता है, चलो देखते हैं। मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1175 में भारत पर आक्रमण करता है। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण करता है। पहला आक्रमण कहाँ पर करता है? ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। फिर 1178 में ये गुजरात पर करता है, दूसरा आक्रमण होता है इसका, गुजरात पर करता है। तो गुजरात में वहाँ पे मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय और नायकी देवी, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय और नायकी देवी, ये इसको हरा देते हैं। नायकी देवी क्या करती है कि राजस्थान या आसपास के जो राजा हैं उनकी हेल्प मांगती है, और उनकी हेल्प लेकर के ये इसको हरा देती हैं, बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी है वो दिल्ली की तरफ चला जाता है।
और दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली पर उस समय शासन कर रहे होते हैं पृथ्वीराज चौहान। उस समय दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के अधीन में थी। तो दिल्ली पर जाते हैं वो, तो उधर तराइन की पहली लड़ाई होती है किस किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो अब वहाँ पे होगा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, वहाँ पे जाकर तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। इसमें क्या करता है कि वहाँ पर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। इसमें ये किस किस के बीच में होते हैं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इसके बाद में फिर से दूसरा युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में क्या ना कि उस प्रथम युद्ध था, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी को हरा देता है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, इस बात का फ़ायदा उठा के उसको मौका मिल जाता है और टाइम लेकर के फिर दोबारा अटैक करता है, आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में दोबारा आक्रमण करता है। इस बार क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान है उसको हरा देता है मोहम्मद गौरी और गिरफ्तार कर लेता है, कैद कर लेता है पृथ्वीराज चौहान और इसके बीच में होता है गौरी जीत जाता है। ठीक है, गौरी जीत जाता है। तो पृथ्वीराज के दरबार में एक लेखक थे चंद्रवरदायी। ठीक है, चंद्रवरदायी, उसकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो के हिसाब से एक कहानी ये है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। और इसी पुस्तक के अनुसार एक ये भी कहानी है कि इस महाकाव्य के अनुसार गढ़वाल के राजा जयचंद की बेटी जो संयोगिता थी उसको पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो जाता है और ये दोनों विवाह कर लेते हैं। लव मैरिज होती है एक तरीके से उनके, उनको संयोगिता को किडनैप कर लेता है, मतलब अपहरण कर लेता है और उससे शादी कर लेता है, जिससे जयचंद नाराज़ हो जाता है और इस नाराज़गी के कारण वो पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए मोहम्मद गौरी को इनवाइट करता है। ठीक है, लेकिन इस बात का अब खंडन आगे इस तरीके से हो जाता है। इसमें ये बात भी बताई जाती है कि मोहम्मद गौरी ने जब अटैक किया तो हेल्प करने के लिए जयचंद को बुलाया। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जब युद्ध चल रहा था तो उसमें हेल्प करने के लिए जयचंद को बुलाया, तो जयचंद उसमें मना कर देता है। ठीक है, तो आगे जाके वो फिर जयचंद के खिलाफ युद्ध कर देता है। जैसे 1192 में उसने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। तो यहाँ पे थोड़ा मतभेद है, लेकिन हमको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, जयचंद के बीच में, जयचंद वर्सेस गौरी। ये फिर से गौरी जीत जाता है, इसमें जयचंद को हरा देता है। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे ना, उनके द्वारा ये भारत का प्रशासन संभाल रहा था। तो उनके गुलाम कौन कौन थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यलदोज और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वहाँ पे देखेंगे हम, या यहीं पे देख लेते हैं कि इसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय उसको नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, नष्ट कर दिया था इसने। ठीक है, तो भारत का जो भी प्रशासन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो चला जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक
वहाँ पर सिंहासन नहीं बैठता और वो मोहम्मद गोरे के बिहाफ पे वहाँ पे शासन चला रहा होता है। 1206 के अंदर 1206 में मोहम्मद गोरे की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरे की, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। को दिल्ली सल्तनत, ये है 1206 से 1290। ठीक है। 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक है किस वंश की स्थापना करता है? यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 से 1290। दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ पे नहीं है। यह गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक वंश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी और गुलाम वंश की भी स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ने कुतबी कुतबी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। कुतबी वंश से आता था तो उसने कुतबी वंश की स्थापना करी। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना करी। ठीक है। कुतबी वंश को दास या गुलाम वंश के नाम दिया गया था। इसी को दास या गुलाम वंश नाम दिया गया और यही आगे जाके मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था 1192 ईस्वी में, तो उसमें मोहम्मद गोरी की इसने हेल्प करी थी। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये सबसे योग्य और विश्वसनीय गुलामों में से एक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ये एक दास्तान मोहम्मद गोरे ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है कि बचपन में दास के रूप में निसापुर के बाजार में लाया था इसको। वैसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीख लिया था, तो इसको कुरान ख्वा के नाम से भी ये फेमस था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान ख्वा के नाम से फेमस है। और दूसरी बात ये है कि इसको उपाधियों में लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श क्योंकि लाखों का दान करने वाला उदार माना जाता था, इसलिए इसको लाख बख्श यानी लाखों का दाता की उपाधि भी दी गई। तो हम लाख बख्श कुरान कुरान ख्वा इन उपाधियों से इनको जाना जाता है। इसने क्या किया था कि जब इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन करना शुरू किया तो राजधानी बनाई। राजधानी किससे बनाया? राजधानी राजधानी बनाई लाहौर को। राजधानी कैसे बनाई? लाहौर को इसने राजधानी बनाई। और कुव्वतुल इस्लाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसका निर्माण कार्य करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा,
2.5 दिन का झोंपड़ा, इसका निर्माण कार्य करवाया और इसके साथ में निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कंप्लीट किसने किया? कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ये आगे देखेंगे इसको, ठीक है। इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया। इसके बाद इनका ये 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक उपाधि और थी इसमें, देखो लाख बख्श हमने देख ली, लाखों का दान देने वाला। पील बख्श भी कहा जाता है। पील बख्श मतलब उन घोड़े का दान करने वाला, पील बख्श, घोड़े के दान करने वाला, घोड़ों का दान करने वाला। हाथियों का दान करने वाला, सॉरी, ठीक है। पील बख्श हो गया इसमें 2.5 दिन का। हाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो बनाई थी इसने, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये राय पिथौरागढ़ जो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बनाया गया था, उसके स्थान पर बनाई गई। किसके स्थान पर? राय पिथौरागढ़। राय पिथौरागढ़ के जगह पे बनाई गई। और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है, संस्कृत महाविद्यालय था, पहले वहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय था। किसने बनाया था? विग्रहराज बीसलदेव द्वारा बनाया गया था संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय उसके स्थान पर बनाई गई थी, ठीक है। इसको किसने बनवाया था संस्कृत महाविद्यालय को? विग्रहराज बीसलदेव। राय पिथौरागढ़ बनाया गया था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि बारह सौ दस में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है, तो इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? उत्तराधिकारी होता है इसका पुत्र, जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह, आराम शाह 1210 में गद्दी पर बैठता है। आराम शाह क्या है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसका उत्तराधिकारी के चुनाव में समस्या होती है, तो तुर्की सरदारों ने इनका हल निकाला इस समस्या का, और आराम शाह को लाहौर का नया सुल्तान बना दिया 1210 ईस्वी में। आराम शाह एक अयोग्य और अक्षम शासक था, ठीक है। आराम शाह एक अयोग्य और अक्षम शासक था। तो वहाँ के जो तुर्क सरदार हैं उन्होंने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा, ठीक है। कहाँ का? बदायूं का। इल्तुतमिश था, बदायूं का गवर्नर था उस टाइम पे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसको निमंत्रण भेजा दिल्ली आने का, ठीक है। जब ये खबर पता चली किसको? आराम शाह को, तो आराम शाह भी दिल्ली पहुंच चुका था। तो आराम शाह के और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध होता है। और
इल्तुतमिश आराम से उसको हरा देता है और स्वयं को सुल्तान बना देता है, सुल्तान घोषित कर देता है, आराम से आके हत्या कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या कर देता है और खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। इस तरीके से फिर अगला शासक कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश हम यहाँ पे देखते हैं, इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश 1200 इल्तुतमिश का शासन चलता 1210 से 1236। ठीक है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। इल्तुतमिश के बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ना कि संस्थापक। क्यों माना जाता है ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। बलबन एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। मोहम्मद गोरी इसका संस्थापक नहीं माना जाता, बल्कि इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित करके यहाँ का गवर्नर बनाते और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। ठीक है, यहाँ से हम आगे देखेंगे कल। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, नहीं आता है तो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो बताएं। इस तरीके के हम अभी क्या ना फुल डिटेल के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ एक क्लासेस चल रही हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 क्वेश्चन ही होंगे। 100 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग हर एक क्वेश्चन में 5 से 10 ऑन एन एवरेज डिस्कशन किया जाएगा। तो लगभग ये 500, 1000, 1500, 2000 तक भी पहुंच सकता है आंकड़ा। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।